सो हाय, दिस इज विक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं फटाफट से, ठीक है। सेमेस्टर 5 के लिए सीरीज बन रही है, जैसा कि आपको पता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है जी। हाँ जी, केवल बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद चालू करते हैं। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा था? चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट, यानी कि आपको बिजनेस के एनवायरमेंट्स के बारे में यहाँ पे सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चैप्टर चालू करने से पहले सर फिलहाल वही अपनी बात, ठीक है भाई। अगर किसी के नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है जी। 8059639586 नंबर पे कांटेक्ट करिए और फटाफट से भाई व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना, ठीक है जी। आप नोट्स पर कर सकते हो, ठीक है। आज चालू करते हैं फिलहाल, ठीक है। हाँ जी, तो बात आती है क्या चल रहा है हमारा टॉपिक? हमारा चल रहा है एनवायरमेंटल, क्या बोल रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरमेंट। आसान है, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरमेंट के बारे में सीखना है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं या फिर जो एंटरप्रेन्योर है उनके लिए एनवायरमेंट कैसे बिहेव करता है, ठीक है जी। हाँ जी, अब ये एनवायरमेंट नॉर्मल एनवायरमेंट नहीं है, तो एनवायरमेंट का मतलब होता क्या है वो समझना पड़ेगा। सबसे पहले एनवायरमेंट का मतलब होता है बिजनेस एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब क्या होता है? बिजनेस एनवायरमेंट। भाई पीछे से थोड़ी नॉइस आ रही है तो थोड़ा क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट करना उससे, ठीक है जी, शुक्र तुम। तो एनवायरमेंट का मतलब होता है बिजनेस एनवायरमेंट। अभी बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द बिजनेस एंटरप्राइज, यानी ऐसे फैक्टर जो बिजनेस के बाहर होते हैं, विच इन्फ्लुएंस इन द ऑपरेशंस एंड डिटरमाइन इफेक्टिवनेस। ऐसे फैक्टर जो बिजनेस के बाहर होते हैं, क्या? ऐसे फैक्टर जो बिजनेस के बाहर होते हैं लेकिन वो इम्पैक्ट करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? बिजनेस को। आसान है भाई यार ये नॉइस। हाँ भाई शुक्र है, फटाफट से तो टॉपिक पे आते हैं वापस से। क्या करें भाई, नॉइस दिक्कत हो जाती है ना फिर ज़्यादा, तो वही शुरू करते हैं फटाफट से। तो क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट? एक ऐसा एनवायरनमेंट या फिर ऐसे फैक्टर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? ऐसे फैक्टर जो बाहर होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, लेकिन वो अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को या फिर एंटरप्राइज को। सिंपल बात है। हाँ जी, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिटरमाइनिंग इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो बिजनेस के बाहर होती है लेकिन हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट डालती हैं, समझ में आया? यानी कि ऐसी चीजें जो बिजनेस के बाहर है लेकिन हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी बात है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा ऐसा काम था जो कि मान लो मैं प्लास्टिक बैग बनाता था। क्या बनाता था? प्लास्टिक बैग, ठीक है। प्लास्टिक की बोतलें बनाता था, ये सब काम। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसे एकदम से पॉलिसी लेके आ गई जिससे प्लास्टिक बैन हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी पॉलिसी है, लेकिन इससे मेरा बिजनेस तो इफेक्ट हो गया ना। तो मेरे को उन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लाने वाली है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज चलते हैं कंडक्ट करवाने वाली है। हाँ जी, जिससे हमारे बिजनेस पे क्या हो सकता है? इंपैक्ट पड़ सकता है। आसान है ना? इसको ध्यान में रखना पड़ेगा और इन्हीं सभी चीज़ों के क्या कहलाते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट पे क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। आसान भाई, आप क्या करें ना इसका। हाँ जी, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट पे क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। आसान था इतना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होती है? ऐसी चीजें जो बाहर होती है बिजनेस के और वो इफेक्ट करती है। वैसे तो इंटरनल एनवायरनमेंट भी है, लेकिन भाई जो इंटरनली बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, लेकिन वो आपने 11वीं में पढ़ रखा होगा या फिर ये भी पढ़ रखा था वैसे तो अपनी 12वीं के अंदर, ठीक है। लेकिन इंटरनल वाला आपके टॉपिक में नहीं है, अभी आपके सिलेबस में जो है वो एक्सटर्नल वाले। तो वही चालू कर दो मैं। सबसे पहली चीज स्टडी ऑफर्स। ये चैप्टर पढ़ के आपको क्या क्या चीजें पता चलेंगी उसके बारे में है। सबसे पहली चीज इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है और किस तरीके से वो बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। आसान? हाँ जी, शुरू करते हैं फटाफट से। एक्सपेंशन इन न्यू एनवायरनमेंट। आप अपने बिजनेस को ना एक्सपेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। किसके अंदर? न्यू एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे जैसे नया एनवायरनमेंट आता जाता है आप उनके बारे में अवेयर होते जाते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो आप अपने बिजनेस के अंदर क्या कर सकते हो? अपडेट्स कर सकते हो, ताकि आपका बिजनेस क्या होता है? स्मूथली चलता रहे। आसान? हाँ जी, शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। अडॉप्ट डायनामिक एनवायरनमेंट। अब जो आने वाला डायनामिक एनवायरनमेंट है उसको अडॉप्ट करने में आपकी हेल्प करेगा कौन सा चैप्टर? ये वाला चैप्टर। क्यों? जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता रहेगा आपके एनवायरनमेंट चेंज होते रहेंगे, गवर्नमेंट कभी कोई पॉलिसी लेके आ रही है, कभी कोई अफेक्ट कर दे रहा है बिजनेस को। आसान है ना? इसकी वजह से आपका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे नई नई चीजों को क्या करता रहेगा? अडॉप्ट करता रहेगा। आसान है ना? बहुत अच्छी बात है। शुरू करते हैं अगली चीज, ग्रोथ। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता, आपको नहीं पता कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे अफेक्ट करेगी हमें, या फिर मान लो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेचते थे, आपको पता है ना न्यू जाके डिमांड आने वाली है, डिमांड धीरे धीरे चेंज होने वाली है, धीरे धीरे कलर टीवी आएगा, फिर उसके बाद एलसीडी आएगा, फिर एलईडी आएगा। मान लो अगर आप अडॉप्ट नहीं कर रहे तो क्या आपकी ग्रोथ हो पाएगी? क्या आप लगातार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बेच पाओगे? आपको जो खरीदता है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी? नहीं जी, कोई नहीं खरीदता। तो इस वजह से ग्रोथ की बिजनेस के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम। इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ के अपनी चीजों को क्या करना पड़ेगा? चेंज करने पड़ेंगे, जिस वजह से क्या कर सकते हो? आप ग्रोथ कर सकते हो। वरना बिना बिजनेस एनवायरनमेंट के तो आप ग्रोथ कर ही नहीं पाओगे बिजनेस के अंदर।
सिंपल बना भाई, बहुत अच्छी बात है। तो शुरू करते हैं। अगला टॉपिक आता है फेजेस ऑफ एनवायरनमेंट। भाई इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं भाई, इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फेजेस ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के 4 फेज है, आपको पहचानने पड़ेंगे और आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा फेज है। आसान है। सबसे पहला फेज आता है भाई, पहली बात आती है क्या, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। पहला क्या आता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो कि आपने 12वीं के अंदर पढ़ के आ चुके थे बिजनेस स्टडीज की बुक में, ठीक है। हाँ जी, लेकिन फिर इससे एक बार बता देता हूँ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता क्या है, सुनिए ध्यान से। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है हमारी इकोनॉमी के हिसाब से, किसके हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से। मान लेते हैं ये हमारा देश है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, इकोनॉमी हमारी जब हमको हमारे बिजनेस को अफेक्ट करने लग जाती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, चाहे वो किसी भी तरीके से। मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरा बिजनेस है स्वेटर बनाने का, क्या मेरा बिजनेस किस चीज़ का है, स्वेटर बनाने का, लेकिन हमारी इकोनॉमी ऐसी है कि वो 6 महीने तक क्या बोलते हैं ठंडियाँ रखेगी और फिर 6 महीने तक क्या रखेगी, गर्मियाँ रखेगी। हाँ जी, तो इस वजह से स्वेटर खाली 6 महीने बिकेगा, 6 महीने तो बिक ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से जब मेरा बिजनेस स्वेटर बनाने का, कपड़े बनाने का है, तो फिर मेरे को अपने एनवायरनमेंट को क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। आसान है। किसके हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, जैसा हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से, कि 6 महीने हम स्वेटर बनाए और 6 महीने हम टी शर्ट वी शर्ट बनाए, छोटी चीज़ें जो गर्मियों में पहनी जा सकती हैं। आसान है ना। हाँ जी, तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस को चेंज करना चाहिए, किसके हिसाब से, हमारी इकोनॉमी के हिसाब से। ऐसे ही इकोनॉमी कई बार डिपेंड करती है अलग अलग फैक्टर्स पे भी भाई, ये छोटा सा कंसेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो कि 12वीं का कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा, तो आपको बस समझना पड़ेगा इकोनॉमी कैसे इंपैक्ट करती है। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपका देश, जो आपकी इकोनॉमी है, आपको पता है ना 3 तरह की इकोनॉमी होती है। हाँ जी, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जहां पे सारा का सारा काम कौन करता है, प्राइवेट इंसान करते हैं, मतलब हम जैसे लोग करते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि यूएसए, यूके, अमेरिका, है ना, ये होते हैं प्राइवेट सेक्टर, जहां पे सारा काम प्राइवेट लोग करते हैं, गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती लोगों की। उसके बाद आता है भाई गवर्नमेंट सेक्टर, ऐसा सेक्टर जहां पे सारा काम कौन करती है, गवर्नमेंट, जैसे कि रशिया, जैसे कि चाइना। तो यहाँ पे सारा काम कौन करती है, गवर्नमेंट, सारी कंट्रोल किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि इंडिया, जहाँ पे दोनों मिलके काम करते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल भी खुलते हैं और यहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी खुलते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बात अगर की जाए तो प्राइवेट स्कूल में, मतलब सॉरी, प्राइवेट सेक्टर्स में प्राइवेट स्कूल्स खुलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट स्कूल्स खुलते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर प्राइवेट स्कूल्स नहीं खुल सकते और प्राइवेट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट अपनी स्कूल खोलती ही नहीं है। आसान है ना। हाँ जी, लेकिन इकोनॉमी हमारी कौन सी है, मिक्स्ड इंडिया, मतलब कि मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, हाँ जी, यहाँ पे आप गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों देख सकते हो। सिंपल था ना। हाँ जी, तो इस तरह की जो इकोनॉमी होती है, इस तरह की, मतलब आपके डिपेंड करता है बिजनेस एनवायरनमेंट किसके ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। अगर आपकी इकोनॉमी है प्राइवेट सेक्टर तो प्राइवेट सेक्टर की तरह आपको रूल चलने पड़ेंगे, गवर्नमेंट इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा, और मिक्स्ड इकोनॉमी है तो दोनों तरीके से चलना पड़ेगा, दोनों फैक्टर्स आपको अफेक्ट कर देंगे। आसान है। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट ऐसे लेके आ रही है कि जो जितनी भी एजुकेशन इनकम है ना उस पर 20% टैक्स लगेगा, एजुकेशन इनकम पे 20% टैक्स लगेगा। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे इफेक्ट कौन करेगा, समझिए यहाँ पे बिजनेस किसका है, एंटरप्रेन्योर्स का, क्योंकि सारा काम कौन करते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले। तो इस वजह से गवर्नमेंट को इनकम बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट की इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी गवर्नमेंट ज्यादा पैसा कमाएगी, किससे, इनसे। सिंपल बात है, जो बिजनेसमैन है उससे ज़्यादा पैसे कमाएगी। लेकिन अगर मान लो आपकी इकोनॉमी ये वाली होती, रशिया और चाइना वाली, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल खुलती है, तो गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा के करती भी क्या, सारी इनकम तो गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि स्कूल ही किसका है, गवर्नमेंट का। ऑलरेडी गवर्नमेंट की सारी इनकम है और गवर्नमेंट अपनी ही इनकम पे टैक्स लगा के अपने आप से ही कैसे वसूलेगी। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा टैक्स का। लेकिन अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको सीखना पड़ेगा भाई, इंडिया में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट भी है, कुछ सेक्टर ऐसे जहाँ पे प्राइवेट भी स्कूल्स हैं, ठीक है ना। हाँ जी, वहाँ पे कैसे इंपैक्ट करेगा। तो इस तरीके से क्या करती है, सोशल इकोनॉमी जो होती है या फिर जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारी, वो क्या करती है, हमें इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट करती है बिजनेस को। आसान है ना। हाँ जी, तो इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है, यानी कि हमारा जो देश का एनवायरनमेंट है वो हमें इम्पैक्ट करता है। जितनी भी बातें हैं भाई इकोनॉमिक के बारे में या फिर पैसों से रिलेटेड, वो किसके अंदर आ जाएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। आसान है। शुरू करते हैं। अगला कंसेप्ट आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट आसान है। हाँ जी, शुरू करते हैं। लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट की तरह ही होता है, ये लगभग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जैसी है। लेकिन यहाँ पे ना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमें रिश्ते बनाने पड़ते हैं पॉलिटिशियन के साथ, लेकिन यहाँ पे कोई रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं है। बस ये कि गवर्नमेंट की पॉलिसी का ध्यान रखो। मान लो कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अवॉइड कर रहा है, या फिर कोई ऐसी बिजनेस है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी प्लास्टिक बनाने वाला। मेरा एक बिजनेस था जिसमें प्लास्टिक बनती थी और गवर्नमेंट ने वो बिजनेस कर दिया, बंद कर दिया, बैन कर दिया कि मैं प्लास्टिक नहीं बेच सकता, तो मेरा बिजनेस क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है, लीगल एनवायरनमेंट का एक पार्ट बन जाता है।
सिंपल ना, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से क्या होता है भाई, मेरा जो बिजनेस बंद हो रहा है वो किसकी वजह से बंद हो रहा है, लीगल एनवायरनमेंट की वजह से। आसान है। अब मान लो जो मैंने एग्जांपल दिया था स्वेटर वेटर का, वो किसकी वजह से बंद हो रहा था, मेरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की वजह से। सिंपल बात है। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत अच्छे। यानी कि अगर कोई इकोनॉमी हमें यहाँ पे इकोनॉमी की वजह से हमें इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे बिजनेस पे, तो उसे बोलेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से इंपैक्ट पड़ रहा है बिजनेस पे, तो उसे क्या बोलेंगे, लीगल एनवायरनमेंट। आगे चलते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। कई बार क्या होता है, आपको पता है इंडिया जैसे खासकर देशों में ज्यादातर जो गवर्नमेंट होती है वो बिजनेसमैन के साथ मिलकर काम करती है, ताकि बिजनेसमैन तो गवर्नमेंट तो अकेली आपको रोजगार दे नहीं पाएगी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बिजनेसमैन से बोलती है टाई अप करके कि भाई हम ना एक ऐसी इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं जहाँ पे ना ये सब डेवलपमेंट भी हो सके, या फिर गवर्नमेंट या जो इंडिया है वो ज़्यादा बेटर बन सके। जैसे मोदी सर ने टाटा सर से बात करी, किसके भी विषय में, सर उसके विषय में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के विषय में। तो टाटा सर ने बोला बहुत अच्छा आइडिया, क्यों ना इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया जाए और क्या बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जाए। तो उन्होंने अपनी कंपनी को चेंज करना चालू कर दिया, डेवलपमेंट करना चालू कर दिया। और मोदी सर ने क्यों बात करी, ताकि लोगों को क्या मिल जाए, रोजगार मिल जाए। तो इससे देश की ग्रोथ भी होगी, देश का फायदा भी होगा और लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। सिंपल बात है ना। तो ऐसे देश जहाँ पे ना गवर्नमेंट और मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों मिलकर काम करते हैं, या फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं, उस तरह के एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसकी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। आसान है। ताकि अगर मान लो कोई पॉलिसी ऐसी आती भी है जो क्या बोलते हैं आपके उस क्या बोलते हैं बिजनेस को रोक सकती है, फिर कोई दिक्कत उठा सकती है, तो वहां पे आपके पास पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस को क्या कर सको, ग्रो कर सको पॉलिटिक्स के साथ मिलके। आसान। शुरू करते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं, सोशल कल्चर। सोशल कल्चर क्या होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे आपको लोगों की नीड्स को देखना पड़ता है, यानी कि सोशलिस्ट बनना पड़ता है। आसान है। आपके बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, सोशलिस्ट बनना पड़ेगा, लोगों की नीड्स को देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना जिससे क्या हो, जो ह्यूमन की चीजें हैं, या फिर जो ह्यूमन की नीड्स है, या फिर ह्यूमन की जो डिमांड्स है, या फिर ह्यूमन की जो थॉट्स प्रोसेस होती हैं वो इफेक्ट हो जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, पक्की बात है, बहुत अच्छे, समझिए ध्यान से। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना, जैसे मान लो अब आप अल्कोहल बना रहे हो, ठीक है, अल्कोहल बना रहे हो, तो इससे क्या होता है भाई, इंडिया में ना अल्कोहल धीरे धीरे बैन करी जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता भाई ये सब चीज़ें बेचना, कि खुलेआम नहीं बेचनी चाहिए, मतलब खुलेआम बिकनी नहीं चाहिए, और लोगों को नशा होता है इन सब चीज़ों से, तो ज़्यादा बेकार होती है। तो इस वजह से अल्कोहल चीज़ें जो अगर आप बना रहे हो, सोशल एनवायरनमेंट आता है। यहाँ पे क्या होता है, सोशल एनवायरनमेंट लोगों को पसंद नहीं होता, लोग बार बार धरना प्रदर्शन करेंगे, लोग बार बार दिक्कतें उठाएंगे, तो इस वजह से आपका बिजनेस क्या हो सकता है, बंद हो सकता है। तो लोग इतना ज़्यादा वो करते हैं, तो उस टाइम में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या फिर लीगल एनवायरनमेंट आपके विरुद्ध हो सकते हैं आपके बिजनेस को रोकने के लिए। आसान है। हाँ जी। तो इस वजह से आपको सोशल कल्चर में भी ध्यान देना है कि लोग क्या चाहते हैं, उनके लिए जो चाहते हैं वो लोग, उनके लिए वो चीजें बनानी है। आसान है। हाँ जी। तो ये ऐसे एनवायरनमेंट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पीपलों को देखना पड़ता है। क्या देख रहा हूँ, पीपल, ठीक है। यहाँ पे आपको लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है भाई, आपको यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा मिनिस्ट्रीज, यहाँ पे आपको देखना पड़ता है भाई पॉलिसीज को, यहाँ पे आपको देखना पड़ता है इकोनॉमी को, या फिर कोई अगर पैसे से रिलेटेड बात आती है, या फिर मनी से रिलेटेड कोई कंसेप्ट आता है, कोई दिक्कतें आती हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर, या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। भाई एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कोई एक केस स्टडी दे देगा खाके, ठीक है, कि अरुण वरुण ने फलाना ने मकान एक बिजनेस खोल दिया और इतने रुपए का इतना बिजनेस चल रहा था, बढ़िया तरीके से चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से वो प्लास्टिक बैग का बिजनेस कर रहा था, इस वजह से गवर्नमेंट ने उस पर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया, तो अब से प्लास्टिक नहीं बिकेंगी। तो गवर्नमेंट अरुण को क्या करना चाहिए, और ये बताइए कि उस पे बिजनेस पे जो इम्पैक्ट पड़ा, या फिर जो इसका बिजनेस बंद हुआ, वो किस एनवायरनमेंट के थ्रू हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा। प्लास्टिक बैन करने का डिसीजन किसका था, गवर्नमेंट का, और ये क्या थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, तो इस वजह से क्या होगा, लीगल एनवायरनमेंट। आसान है। हाँ जी। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी लेके उसने मतलब कि किसी पॉलिटिशियन का सहारा लेके उसने अपने बिजनेस को ग्रो करना चालू कर दिया दोबारा से, तो ये कौन सा एनवायरनमेंट बन गया, ये बन गया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आसान है। हाँ जी। तो बस इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और आप आराम से कर दोगे। आगे चलते हैं भाई, सोशल इकोनॉमिक ओरिजिन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। पुराने ज़माने से लेके अब तक किस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, एंटरप्रेन्योर या फिर हमारे देश में जो वो है क्या बोलते हैं बिजनेसमैन है, वो किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, उनकी बात करेंगे फटाफट से। तो पहली चीज
कास्ट ओरिजिन। देखिए हर कोई बिजनेसमैन बचपन से नहीं बनता, हर कोई पहले क्या था, राजा महाराजा था, तो उसके बाद क्या बोलते थे, उनके पास नौकरी करते थे, उनके पास भी जॉब करते थे। लेकिन ठीक है, स्टार्टिंग से बिजनेस किसने करना चालू किया? पहली चीज कास्ट ओरिजिन। जो कास्ट है ना हमारे देश में कास्ट के हिसाब से लोग क्या करते थे, अपने अपने काम करते थे। जैसे कि हमारे देश में कास्ट जो होती है और कैटेगरी में बटी हुई थी, जैसे कि ब्राह्मण, क्या ब्राह्मण क्या करते थे भाई, एजुकेशन में काम करते थे, लोगों को पढ़ाने सिखाने का काम करते थे, तो उनके पास अलग से ही अपना बिजनेस था। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले जो बिजनेस चालू करते थे वो कामा कास्ट के लोग थे। कामा मतलब उस टाइम पे बोलते थे कामा, ठीक है, तमिल वर्ड है। इसका मतलब होता है एग्रीकल्चर में जितने भी लोग लगे हुए थे, खेती बाड़ी में जो लगे हुए थे, तो जो खेती बाड़ी के लोग होते हैं या फिर जो किसान होते हैं ना, किसानों को बोला जाता है क्या, कामा। और ये जो किसान होते हैं सबसे ज्यादा सबसे जल्दी मतलब छोटी एज से ही क्या करना चालू कर देते हैं, अपना बिजनेस देखना चालू कर देते थे, अपना काम करना चालू कर देते थे, अपना एंटरप्रेन्योर बनना चालू कर देते थे। क्यों? एग्रीकल्चर में तो कोई एज होती नहीं, आप कभी भी जा सकते हो खेती करने के लिए, है ना। तो इस वजह से कास्ट ओरिजिन की वजह से सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, कामा लोग जाते थे काम करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। आगे चलते हैं, एंट्री इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंट्री इनटू एंटरप्रेन्योरशिप धीरे धीरे क्या हो गया, कामा लोगों को देखा इन्होंने, किसने, ब्राह्मण्स ने, और उसके बाद और भी थे जैसे कि वैश्य या फिर शूद्र। ठीक है, हाँ जी, इन लोगों ने देखा और इन लोगों ने भी क्या करना चालू कर दिया, अपने अपने धीरे धीरे बिजनेस चालू कर दिए। या फिर जैसे कोई लुहार है तो फिर वो तलवारें बनाना चालू कर दिया, अपना एक बिजनेस चालू करेगा। ठीक है जी, गवर्नमेंट के लिए मतलब खाली जो राजा महाराजा थे खाली उनके लिए बनाएगा, आम जनता के लिए भी बना के बेचेगा, ये सब चीजें। तो इन लोगों ने भी क्या कर दिया, अपने बिजनेस करने चालू कर दिए इनको देख देख के, सिंपल बात है। लेकिन अभी भी वैश्य और शूद्र जो ऐसी बिरादरी थी, ये सबसे लेट चालू करते थे, यानी कि अब ओल्ड एज हो जाती थी, इनकी बुढ़ापा जाता था, तब जाके चालू करते थे ये लोग बिजनेस करना या फिर कहीं पे काम करना। क्योंकि स्टार्टिंग में तो इनको नौकरी करनी पड़ती थी ना, राजा महाराजाओं के नीचे, उनको सेवाएं देनी पड़ती थी, जंगों में लड़ना पड़ता था, युद्ध करने पड़ते थे, ये सब चीजें। बाद में जब उनका बुढ़ापा जाता था तब जाके ये बिजनेस कर पाते थे, चालू कर पाते थे। आगे चलते करते हैं फैमिली बैकग्राउंड। धीरे धीरे क्या हो गया, इंडिया थोड़ा डेवलप होने लग गया, तो फिर इन्होंने देखा जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है वही फॉलो करेंगे हम। जैसे मेरे पापा पहले कास्ट वास्ट के चक्कर में फंसे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे बुढ़ापे तक आते आते उन्होंने एक लोहार की दुकान खोल ली कि वो अब तलवारें बनाते हैं या फिर कोई भी लोहे का सामान बनाते हैं, आसान है। तो उनके जो आने वाला जो बेटा है अब वो नहीं जाएगा उस कास्ट वास्ट के चक्कर में फंसने या फिर राजा महाराजाओं के पास काम करने। वो लोहार जो था अपनी स्किल्स वो सिखा के जाता था, कितने किसको, अपने बच्चे को, और उसी को वो अडॉप्ट करके वो अपना नया लोहार बन जाता था। तो इससे बोलते थे भाई फैमिली बैकग्राउंड। धीरे धीरे फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से वो क्या बोल गए, डेवलप होने लग गए। आगे चलते हैं रीजनल बैकग्राउंड। अब क्या होता था पुराने जमाने में कि ना, जो मैं अगर लोहार हूँ या फिर मैं तलवार बनाता हूँ दुनिया की सबसे बढ़िया, तो जो मेरा बच्चा है वही बनाए मेरी तलवार, क्या बोलते हैं, दुनिया की सबसे बढ़िया तलवार, आसान है। यानी कि अगर मान लो मेरी तलवार अगर फेमस है दुनिया में सबसे ज्यादा, बहुत पैनी होने के लिए, बहुत धारदार होने के लिए, सबसे बेस्ट क्वालिटी होने के लिए, तो जो मैं अपनी तलवार की स्किल्स है वो केवल अपने बच्चे को सिखाऊंगा। लेकिन ऐसा ज्यादा प्रॉपर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता था बच्चे होते नहीं थे या फिर युद्ध में मर जाते थे या फिर कोई दिक्कत हो जाती थी, तो वो अपने रीजन को डेवलप करने चालू कर दिया। मतलब जो अपने एरिया थे या फिर अपने क्षेत्र, जैसे ब्राह्मण लोग करते थे, ब्राह्मण लोग खुद तो सीख रही हैं लेकिन अपने बाकी सारे ब्राह्मण लोग दोस्तों को भी सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं, ताकि सभी ब्राह्मणों को क्या हो, मान बढ़ता रहे। वैसे ही अगर कोई लोहार है तो फिर अपने सहपाठी थे या फिर अपने जो दोस्त थे उनको भी लोहारी सिखा रहे थे। धीरे धीरे बैकग्राउंड क्या होने लग गया, पूरा रीजनल ग्रोथ होने लग गई, हमारे रीजन पूरा क्या होने लगा, बढ़ने लग गया। आगे चलते हैं एजुकेशन एंड टेक्निकल नॉलेज। अब हमें जरूरत पड़ी भाई, क्योंकि हमें एजुकेशन की जरूरत है और टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। मान लो हमारी मतलब कि तलवारें अच्छी हैं, लोग आते हैं दूर दराज से, लेकिन वो बात हमें नहीं पता। हमें तो ये पता था हमारी तलवारें बिक रही है बहुत तेजी से, सिंपल बात है ना। हमें नहीं पता कि कौन कौन डिमांड कर रहा है, तो हमने पहले उसके बाद नेट नॉलेज लेनी चालू कर दी कि भाई कहाँ कहाँ से हमारी डिमांड जो हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, किस तरह के लोग हमारे जो डिमांड कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, ताकि हम उनको भी क्या करते हैं, बेच सके धीरे धीरे सामान अपना। आगे चलते हैं ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड। अब ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड भाई फैमिली बैकग्राउंड वाला ही टॉपिक है, ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड। जिसका ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड था वो धीरे धीरे क्या होता था, डेवलप होता था, जैसे फैमिली डेवलप हो रही है। आगे चलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब वो लोग क्या करने लगे, स्थानांतरण करने लगे। अब आप वो देखते थे कि जिस बंदे के अंदर क्वालिटीज है उसको उठा के अपने पास ले आओ और उसको सिखाना चालू कर दो, ट्रेनिंग करना चालू, जैसे IIT वाले करते हैं या फिर बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, जो बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप है वो क्या करते हैं, जो बड़े मतलब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनके 98% 99% आ रहे होते हैं, उनको ना पिक कर लेते हैं, उनको ऑफर देते हैं कि हम आपको पूरे साल ये IIT में कॉलेज देंगे, Big 4 में कंपनी में लगा देंगे, है ना। तो ये सारे ऑफर दिए जाते हैं जो टॉप के बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से माइग्रेशन करके हमको बेटर वो मिल सकता था कि बेटर एंटरप्रेन्योर मिल सकता था, बेटर बिजनेसमैन मिल सकता था, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हाँ जी, हम ओरिजिन करवा सकते हैं किसका, एंटरप्रेन्योर्स का उदय करवा सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को ला सकते हैं अपने देश के अंदर, आसान है। ये सारे फैक्टर्स थे जिनके थ्रू हम विदेशी को कह रहा हूँ,
ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हम एंटरप्रेन्योर्स बनाते थे। ऐसा हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स बन रहे थे पहले से। शुरू करते हैं, लास्ट टॉपिक आता है एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। एनवायरमेंटल फैक्टर, ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं बिजनेस को, ये चार तो हैं मगर इनसे ही मिलके बने हैं ये सारे फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इस तरीके इन फैक्टर्स के ऊपर कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हो गया, इस वजह से हमारा बिजनेस क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ बता चुका हूँ, लीगल पॉलिसी के अंदर चेंज होना आसान है, ठीक है। पॉलिटिकल अपसर्ज, यानी कि पॉलिटिकल अपसर्ज हो गया, यानी कि पॉलिटिकल जो थी ना वो बदल गई, पार्टियां बदल गई, ठीक है। पहले बीजेपी पार्टी थी, बीजेपी पार्टी हार गई, या फिर कोई और पार्टी जीत गई, या फिर इस तरीके कोई भी हो गया कि कोई पार्टी क्या बोलते हार गई और कोई पार्टी जीत गई, यानी पार्टी क्या हो गई, पूरी तरीके से चेंज हो गई, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो हो गया अफेक्ट हो गया पूरी तरीके से। तो इस तरीके से किसके अंदर आता है, ये आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। आगे चलते हैं, आउटब्रेक ऑफ वॉर, मतलब कि कोई वॉर होने वाली है या फिर क्या होने वाली है, रीजन कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, या फिर देश के अंदर मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है एक तरीके का, तो उसे बोलते हैं भाई सोशल कल्चर, यानी कि जो लोगों की वजह से होता है उसे क्या बोलते हैं, सोशल कल्चर। आसान है, इसकी वजह से मतलब कि वॉर की वजह से हमारा बिजनेस क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की तरफ गवर्नमेंट का कैसा एटीट्यूड है उस पर भी डिपेंड करता है हमारा रीजनल ग्रोथ। तो वो किस पे डिपेंड करता है भाई, मिनिस्ट्री पे, या फिर क्या बोलते हैं आप कह सकते हो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे। शुरू करते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट साफ साफ पता चल रहा है, सोशल लोगों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया देश में, इस वजह से लोगों के धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस वजह से ये दिक्कत हो गई। अच्छा, बैंक पॉलिसी, मैंने बताया था पैसे की जितनी भी बातें होंगी वो किसके अंदर आएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। तो बैंक पॉलिसी से अगर कोई बात आती है डिटेल में, या फिर केस स्टडी आती है कोई बैंक पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो आप क्या बता दोगे कि वो उसमें कौन सा एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। आसान भाई, हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही चार एनवायरनमेंट है जिसमें क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो भाई खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं अगली क्लिप पे। अगर किसी को नोट्स परचेज करना है तो इस नंबर को टेक करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है, बुरा नहीं मानेंगे हम, ठीक है। बाद में करती हो आराम से, कोई आफत नहीं आ रही है, ठीक है जी। तो चलते हैं आगे। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं, फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे वापस से, ठीक है जी। तो जल्दी से करते हैं, तेजी में चटकी में फटती में, फटाफट शुरू करते हैं। बस लास्ट टॉपिक है, ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर था, 2 वीडियो के अंदर मतलब खत्म हो गया 2 बारी में। हाँ जी, तो शुरू करते हैं फटाफट से। तो टॉपिक आता है भाई स्टेट एंड एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पे जो स्टेट है इसका मतलब राज्य नहीं है सर, यहाँ पे जो स्टेट है इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। स्टेट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट और एंटरप्रेन्योर्स, यानी एंटरप्रेन्योर्स मतलब बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन, और गवर्नमेंट्स के क्या रिलेशन रहते हैं, या फिर गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है बिजनेसमैन की ताकि वो डेवलप होने में, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। मतलब गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी थी एंटरप्रेन्योर्स को लेके। शुरू करते भाई, पहली चीज सपोर्टिंग पॉलिसी। एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कहा बताएं, शुरू करते समझिए। सपोर्टिंग पॉलिसी, स्टार्टिंग में सपोर्टिंग खाली गवर्नमेंट ने करी थी, एंटरप्रेन्योर्स के पास उतना कॉन्फिडेंस था नहीं। याद है 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो गवर्नमेंट ने देखा भाई अब ना किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो क्या कर सके, एंटरप्रेन्योर बन सके या फिर कोई बिजनेस सेटअप कर सके। तो गवर्नमेंट ने खुद सपोर्ट दिखाया, गवर्नमेंट खुद आगे से आई, और गवर्नमेंट ने ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के अंदर खुद में ही अपना क्या बोलते हैं पैसा लगाया, खुद में ही अपनी कैपिटल लगाई। वो कहाँ से लगाई, वर्ल्ड बैंक से लोन लेके सर, जैसे कि आपको पता है। तो गवर्नमेंट की ज़्यादातर इंडस्ट्री पहले गवर्नमेंट की ही थी, तभी तो हमको आज भी लगता है भाई गवर्नमेंट जॉब मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। क्यों, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या था, जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो सारी की सारी कंपनियां किसकी थी, गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट ने जितने भी लोगों को जॉब दी और उनसे बोला कि भाई क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म तक आपकी रहेगी। मतलब ज़्यादातर देश में जॉब किसकी थी, गवर्नमेंट की, ठीक है। यानी ज़्यादातर काम करने वाले लोग किसके पास काम करते थे, गवर्नमेंट के पास, प्राइवेट के पास काम करते ही नहीं थे। तो इस वजह से अभी भी थॉट प्रोसेस ऐसी है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। हाँ जी, तो इसी फीचर के हिसाब से यानी कि गवर्नमेंट ने सपोर्टिंग रोल दिखाया था उस टाइम पे, कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो क्या कर सके, आगे आके खड़े हो सके या फिर अपनी कैपिटल खुद लगा सके। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में कब से 1956 से, जब IPR पॉलिसी आई थी, कौन सी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म आया था 1956 से, तब से गवर्नमेंट ने क्या करना चालू कर दिया, गवर्नमेंट ने लोगों को सपोर्ट करना चालू कर दिया ताकि आप एंटरप्रेन्योर बनो, बिजनेस चालू करो, जिसकी हेल्प के लिए हम भी आपको फंड देंगे ताकि आप भी क्या कर सको, एंटरप्रेन्योर बन सको। उसके बाद चालू करते हैं रेगुलेटिव पॉलिसी। बाद में क्या हुआ, 1991 के अंदर आई LPG पॉलिसी, LPG, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने सोचा अब हमारा रोल खत्म हो गया, गवर्नमेंट को अब सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या बोलते हैं अपने दम पे आप खुद बिजनेस चालू कर सकते हैं।
एरिया डेवलप हो चुका था ना भाई, इंडिया थोड़ा डेवलप हो चुका था, तो इस वजह से गवर्नमेंट चाहती थी कि अब गवर्नमेंट क्या करे, सभी चीज़ों को कंट्रोल ना करे, मतलब जो चीज़ें कंपनी लॉस में चल रही हैं उनको सेल कर दो या फिर बेच दो, पार्टनरशिप कर लो, किसके साथ सपोर्ट दे दो, किसको क्या बोलते हैं उसको, एंटरप्रेन्योर्स को या फिर प्राइवेट सेक्टर को। सिंपल बात है। हाँ जी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी लेके आई रेगुलेटरी पॉलिसी। रेगुलेटिंग पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, रेगुलेट करना चालू कर दिया, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, यानी गवर्नमेंट ने अपनी कंपनियां किसको बेच दी, प्राइवेट सेक्टर को बेच दी, और उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चालू कर दिया, यानी कि अभी भी 51% हिस्सा किसका हुआ, गवर्नमेंट का, और 49% हिस्सा किसका हुआ, प्राइवेट का। यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, अभी भी रेगुलेट करती है, मगर गवर्नमेंट ने अपनी ज्यादातर इंडस्ट्री किसको बेच दी थी, प्राइवेट सेक्टर को। शुक्र है। हाँ जी, अगला आता है पार्टिसिपेशन रोल। अब पार्टिसिपेशन रोल क्या कहता है, गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन यानी कि 100% पार्टिसिपेशन किसका लागू कर दिया, प्राइवेट सेक्टर का। यानी अगर कोई बिजनेसमैन या फिर कोई एंटरप्रेन्योर चाहता है कि वो कोई बिजनेस खोले या फिर कोई कंपनी चालू करे, तो अब गवर्नमेंट से लाइसेंस वाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जाओ और अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। कब से, 1991 के बाद से, ताकि गवर्नमेंट ने 100% चालू कर दिया कि अब आप 100% मालिक बन सकते हो किसी भी बिजनेस की। आसान है, मगर कुछ सेक्टर ऐसे थे जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल अभी भी रखा, जैसे कि रेलवे हो गया, जैसे कि क्या बोलते हैं, क्या नाम था उसका, जैसे कि मेडिकल इंडस्ट्री जितनी भी हो गई आपकी, या फिर केमिकल इंडस्ट्री जितनी भी होगी, एटॉमिक इंडस्ट्री जितनी भी हो गई, या फिर सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग जितनी भी इंडस्ट्री है, इन सभी इंडस्ट्री यानी ये जो 5 इंडस्ट्री है, इन पे गवर्नमेंट ने अभी भी अपना कंट्रोल रखा है। इसके अलावा बाकी जो इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट ने बोल दिया प्राइवेट सेक्टर जो है वो 100% आ सकता है, किसी भी इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर सकता है। आसान है। तो गवर्नमेंट के ये रोल रहे हैं पुराने टाइम पे एंटरप्रेन्योर्स को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। यानी कि सपोर्टिंग रोल कौन सा था, 1991 में, मतलब सॉरी 1956 के अंदर जब गवर्नमेंट आईपीआर लेके आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म, तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया था एंटरप्रेन्योर्स को कि भाई अगर आप नहीं कर पा रहे तो हम करते हैं, हम आपकी जगह क्या करते हैं, बिजनेस खोल सकते हैं, आपको लोन वोन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आप भी खोल पाओ। आगे चलते हैं। रेगुलेटरी पॉलिसी कौन सी थी, 1991 में जब गवर्नमेंट ने अपनी क्या बोलते हैं हिस्सेदारी बेचनी चालू कर दी, किसको, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद पार्टिसिपेशन रोल कौन सा था, जब गवर्नमेंट ने 100% क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया कि वो कंपनी खरीद सकता है, कोई सा भी बिजनेस कर सकता है। आसान। हाँ जी, शुरू करते हैं। अगला टॉपिक आता है एनवायरनमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। जब हमारी इकोनॉमी कैसी थी, अंडर डेवलप्ड कंट्री। अभी तो कुछ देशों ने मान लिया कि हमारी जो इंडिया है वो डेवलप कंट्री बन चुकी है, लेकिन इससे बेनिफिट तो कम ही होगा, ज़्यादातर नुकसान ही होगा। फिलहाल उसकी बात करेंगे फिर कभी, ठीक है। अभी फिलहाल चलते हैं एनवायरनमेंट इन अंडर डेवलप कंट्री। जब हमारी इंडिया जो थी अंडर डेवलप कंट्री थी, तो उस टाइम पे हमारे देश का जो एनवायरनमेंट था एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो कैसा एनवायरनमेंट था। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट फैसिलिटी कर रही थी या फिर गवर्नमेंट कह रही थी एंटरप्रेन्योर से, खोलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या खोलने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, ऐसी इंडस्ट्री जिनमें 50 लाख या फिर उससे लेके, ठीक है, हाँ जी, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 50 लाख या फिर उससे कम पैसा लगा होता है, उस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 50 लाख या फिर उससे कम पैसा लगाओ, उसे क्या बोला जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इस अमाउंट को बढ़ा के आप कर दिया 5 करोड़, तो ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर 5 करोड़ या उससे कम पैसा लगा होता है, उसे कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने लोगों से बोला कि ये वाली इंडस्ट्री क्या करना चालू कर दो, सेटअप करना चालू कर दो। क्यों, क्योंकि इसके 3 फायदे हैं। पहला फायदा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, ये लोगों को देती है, सबसे बड़ा फायदा ये लोगों को प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट। क्या देती है, एम्प्लॉयमेंट। अब समझिए ध्यान से, मान लो कोई एक बिजनेसमैन है या फिर कोई एक एंटरप्रेन्योर है, वो खोलता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। क्या खोलता है वो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो इससे पता है क्या होगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री खोल रहा है यानी कि बड़े लेवल पे वो काम करना चाहता है, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहता है, तो इससे ठीक है बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करेगा, जीडीपी तो बढ़ेगी, लेकिन इससे पता है दिक्कत क्या है, वो मशीनों का यूज़ करेगा, क्योंकि बड़े लेवल पे काम कर रहा है, मशीनों के बिना हो नहीं सकता, तो वो मशीनों का यूज़ करेगा। और जहाँ पे वो 50-60 हज़ार लोगों को काम दे सकता था, वहाँ पे वो क्या करेगा, एक बड़ी सी मशीन लगा देगा, एक बंदा आएगा, बटन चालू किया, मशीन अपने आप माल बना रही है, बटन बंद कर दिया तो मशीन अपने आप रुक गई, और उसके बाद काम बन के निकल गया, मतलब काम बना के निकल चला गया। आसान। इससे देश की जीडीपी तो बढ़ जाएगी, लेकिन लोगों का वेलफेयर नहीं हो पाएगा, लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाएंगी। जबकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, छोटी छोटी इंडस्ट्री जिसमें 5 करोड़ के आसपास पैसा लगा होता है, जैसे आपके आसपास जितनी भी दुकानें हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कपड़े बेचने वाली दुकानें या फिर कोई ढाबे हो गए या फिर कुछ भी हो गया, तो ये सभी इंडस्ट्री है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसे कपड़े बेचने की दुकान देख लो, वो क्या है, एक नीचे दुकान खोली होती है, एक फर्स्ट फ्लोर पे दुकान खोली हुई है, वहां पे जाके देखोगे ना, अगर कपड़े बेचने की दुकान पे एक गल्ले पे बैठा रहता है बिजनेसमैन, मालिक ही बैठा रहता है, ठीक है, वो पैसे का हिसाब किताब करता है, गिनता है, और वो अकेला ही बंदा 5-6 लोगों को जॉब दे रहा होता है।
वो छोटी सी दुकान, खाली 50 लाख की दुकान, उसने 5 से 10 लाख की दुकान ही हो गई उसकी, और उसने 5-6 लोगों को क्या रखा है, जॉब दे रखा है। सोचिए, जो बंदा 10-20 लाख लगा के बैठा है वो 5-6 बंदों को जॉब दे रहा है। लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाली जो बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करते हैं, वो मशीनों का यूज करते हैं और एक भी इंसान को जॉब नहीं प्रोवाइड कर पाते। आसान है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलना चालू कर दो, जिससे क्या हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले। दूसरी चीज ये जो इंडस्ट्री है, इनकी यहाँ पे कैपिटल की जरूरत थोड़ी कम होती है, कम पैसे में खुल जाती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़े लेवल पे खुलेगी तो फिर 50 मतलब 200-300 करोड़ रुपए चाहिए उसके लिए कम से कम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 5 करोड़ के अंदर खुल जाती हैं एक इंडस्ट्रियाँ। आसान है। एक ऐसी कंपनी या फिर एक ऐसा बिजनेस जो 5-6 करोड़ में खुल जा रहा है, तो उसे बहुत ज्यादातर इंसान क्या हो सकते हैं, वो खोल सकते हैं। जिनके पास कम बजट भी है, कम पैसा भी है, वो भी अपना बिजनेस चालू कर सकता है। तो इस वजह से कम कैपेसिटी में खुल सकता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चालू करो। इसका एक और फायदा है, क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या फायदा है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अब मान लो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, मैंने 200-300 करोड़ लगा के एक बिजनेस खोला और बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है या फिर जगह पे कोई दिक्कत आ रही है, क्या मैं उसमें जल्दी से चेंज कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने वहां पे 50-60 लाख ही रुपए लगा रखे हैं और क्या बोलते हैं, बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है या फिर मान लो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गई बिजनेस में, मैं आराम से उसको चेंज करके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकता हूँ, क्योंकि ज्यादा पैसा लगा नहीं था मेरा। आसान है। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आपको नहीं मिल पाती। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या करना चालू कर दिया, प्रोटेक्शन देना चालू कर दिया, किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। आसान है, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी क्या हो सके, ग्रो सके। सिंपल बात है भाई। ठीक है, चालू करते हैं फिलहाल। हाँ जी, ये था अंडर डेवलप्ड कंट्री में डेवलप होने के तरीके। वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो इस वजह से बता दिया बस खाली। शुरू करते हैं, फैमिली बिजनेस इन इंडिया। अब आपको पता होगा सर, ये टॉपिक केवल इंडिया में पढ़ाया जाता है, विदेशों में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि विदेशों में ना ज्यादातर फैमिली बिजनेस चलते ही नहीं है। ठीक है, इंडिया में फैमिली बिजनेस चलते रहते हैं ऐसे जैसे कि पीढ़ियों से चल रहे आते हो, यानी कि स्टार्टिंग में क्या दादा परदादा ने खोला हुआ बिजनेस, फिर उसके बाद बेटा पोता लेगा, फिर उसको मतलब बेटा लेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा लेगा, फिर उसका बेटा लेगा, फिर उसका बेटा लेगा, मतलब बिजनेस चलते रहते हैं फैमिली बिजनेस। आसान है। और एक ही बिजनेस में बहुत सारी पूरी फैमिली क्या होती है, इन्वॉल्व रहती है, ताकि एक ही बिजनेस को क्या से ग्रो कर सके। तो इसलिए फैमिली बिजनेस इंडिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली चीज आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। आप कैसे पहचानोगे कि फैमिली बिजनेस जो होता है ये फैमिली बिजनेस है या फिर नहीं है, या फिर किस तरीके से फैमिली बिजनेस होने चाहिए इंडिया में, वो बात करते हैं। पहली चीज, मेंबर्स आर लॉयल टू फैमिली टू फाउंडर्स प्रिंसिपल। जो फाउंडर्स होता है, जो बिजनेस को खोज के लेके आता है या फिर जो बिजनेस को बनाता है, ठीक है, तो जो बिजनेस के जितने भी मेंबर होते हैं बाकी के, वो सारे के सारे उसके प्रिंसिपल पर अड़े रहते हैं। जैसे एक फाउंडर था, उसने खोजा कि मान लो मेरा बिजनेस जो है ना, वो एनवायरनमेंट को कभी भी बर्बाद नहीं करेगा। आसान है। तो उसके जितने भी एम्प्लॉयर्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे या फिर फैमिली के जितने भी मेंबर है, वो भी उसी की थॉट प्रोसेस के साथ चलेंगे कि हमारे परदादा ने या फिर दादा ने ये सोचा था कि हमारे देश में कभी भी एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, तो हमारा बिजनेस भी यही चाहता है कि लोगों को हानि ना हो, बेसिक से कितना भी हो जाए, मगर वो बिजनेस को मतलब एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो इसी वजह से मेंबर जो होते हैं वो लॉयल होते हैं फाउंडर्स के प्रिंसिपल्स के साथ, जो उसके रूल एंड रेगुलेशंस थे, जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए थे उसने, उसके साथ जुड़े रहते हैं वो लोग। अगला, सक्सेसिव प्लानिंग। यहाँ पे ऐसे बिजनेस में क्या होता है, ये सक्सेसिव प्लानिंग करके चलते हैं, यानी कि मैं अगर नहीं रहा बिजनेस में तो मेरे बाद बिजनेस को कौन चलाएगा। आसान है। बाकी जो बिजनेस होते हैं एकदम से बंद पड़ जाते हैं, क्योंकि मालिक को मान लो कर चलते, मालिक किसी ने बिजनेस खोला, चलते चलते मालिक की डेथ हो गई, बिजनेस बंद। सिंपल मतलब भाई। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सक्सेसिव प्लानिंग चलती है कि अगर मान लो एक को कुछ हो जाता है तो फिर उसकी फैमिली में दूसरा कौन चलाएगा, ये चलता रहता है। ठीक है, आगे चलते बात आती है उस पर, मतलब बाद में बात करेंगे कि कौन बनता है सिलेक्ट करके, आगे चलते हैं फिलहाल टॉपिक पे। अगर आता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। फैमिली बिजनेस है ना, तो फिर वो चाहते हैं कोई भी चीज़ क्या हो, खराब ना जाए। इस हर एक चीज़ का क्या उसके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन उस पर, क्योंकि इंडिया की खासियत यही है, वो कबाड़े से भी क्या बना देते हैं, खजाना बना कर देते हैं। तो इस वजह से भाई यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, यानी कि हमने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना सीख लिया कि भाई बिजनेस में कोई भी चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए, बेस्ट यूटिलाइजेशन होनी चाहिए हर एक चीज़ का, ताकि हर चीज़ से प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, सिंगल माइंडेड का फायदा मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि बाकी जो बिजनेस होते हैं उनमें क्या करना पड़ता है, या तो पार्टनरशिप में लेके आओ या फिर कंपनी सेटअप करो जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग अलग होते हैं। फैमिली बिजनेस में क्या होता है, पूरी जो फैमिली है वो हमारी है, तो जैसा हम सोचेंगे, जैसा करता सोचेगा, वैसे ही क्या कर देंगे, पूरी फैमिली के लोग करेंगे। आसान है। यानी कि यहाँ पे सिंगल माइंडेड बिजनेस चल रहा होता है, यानी कि बहुत तेजी से चलेगा, जिससे ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगला, लीगल कंट्रोल। यहाँ पे बिजनेस का क्या होता है, लीगल कंट्रोल हमारे ऊपर ही रहता है, क्योंकि बाकी जो बिजनेस है जिसमें पार्टनर्स होते हैं वहाँ पे उसका लीगल मतलब वो कोई और दिक्कतें उठा सकता है, हमारे फैमिली में ये वाला दिक्कत उठा सकता है। लेकिन जो अगर फैमिली बिजनेस कर रही है तो वहाँ पे लीगल कंट्रोल इतने ज़्यादा होते ही नहीं है, क्योंकि पुलिस केस जल्दी से करते नहीं है एक दूसरे के ऊपर फैमिली के अंदर।
तो इस वजह से बिजनेस क्या होता है, स्मूथली चलता रहता है, रन होता रहता है। ये सब फायदे मिलते हैं किसके, फैमिली बिजनेस के इंडिया में। आगे चलते हैं, अप्रोच टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। अब जाहिर सी बात है भाई, फैमिली काम कर रही है और कभी ना कभी तो झगड़ा हो सकता है, ठीक है। तो उस एक्सेप्शंस के केस में जहां पे झगड़े हो सकते हैं, तो उसमें कैसे हम जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो पहली चीज कॉपिंग, क्या कर सकते हैं हम, कॉपिंग कर सकते हैं। यानी जो मान लो पहले भी कोई, जैसे हमारा बिजनेस चलता आ रहा है, फैमिली पूरी चला रही है, तो ऐसे ही हमारी फैमिली पूरा नहीं भी चला रही होगी। तो अगर मान लो कोई झगड़ा हो गया, तो वो देखेंगे हम सिचुएशन की, हमारे दादा परदादा ने क्या किया था उस टाइम पे उस झगड़े को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लो मैंने एक कोई बिजनेस चालू किया, अब मेरे पास 4 बच्चे हो गए, ठीक है, वैसे तो होते नहीं है, शादी भी नहीं हुई, ठीक है। मान लेते हैं अगर ऐसे मान लो किसी के पेरेंट्स ने कोई वो क्या रहा और उनके पास 4 बच्चे हैं, तो उनमें से एक बिजनेस किसको मिलेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट है। एक पिता है, उसके 4 बच्चे हैं, उनमें से बिजनेस किसको मिलेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऐसे ही देखा जाएगा ऊपर वाले में, मतलब ऊपर जो पोता पोती दादा परदादा के टाइम पे, उस टाइम पे क्या था, ठीक है। अगर उसमें देखा जाएगा बिजनेस क्या था, सबसे बड़े वाले को दिया तो बिजनेस सबसे बड़े वाले को दिया जाएगा। बिजनेस चारों में बराबर बराबर बांटा तो बिजनेस ये भी चारों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। अच्छा, बिजनेस सबसे होनहार वाले को दिया तो सबसे होनहार वाले को दिया जाएगा। यहाँ पे भी मतलब जो ऊपर हो रखे हैं उसी चीज को कॉपी कर लो, आपकी प्रॉब्लम ज्यादातर सॉल्व हो जाएंगी उस चीज से। आगे चलते हैं, आर्बिट्रेरी, हाँ जी, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी अप्रोच। आर्बिट्रेरी अप्रोच क्या होती है, इसमें अप्रोच में क्या होता है, अगर हम आपको मान लो कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, बिजनेस किसको हैंड ओवर करें, तो सीधी बात एल्डर पे छोड़ दो। जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसी को सबसे ज्यादा सिंसियर माना जाता है और उसी के ऊपर बिजनेस छोड़ दिया जाता है। आसान है, हाँ जी। ये आर्बिट्री अप्रोच कहती है, मैं नहीं कहता आर्बिट्री अप्रोच। मैनेज्ड अप्रोच क्या कहती है, मैनेज्ड अप्रोच कहती है जो आपको सबसे बेस्ट लगता है या फिर जिसके पास वेल डिफाइंड नॉलेज है बिजनेस को चलाने के लिए, आप उसको दो बिजनेस चलाने के लिए। सिंपल बात है। आर्बिट्री अप्रोच क्या कहती है, एल्डर को बिजनेस दे दो, और मैनेज्ड अप्रोच क्या कहती है, जो सबसे डिफाइंड हो उसको बिजनेस दो। तो हमारे पास 3 तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, बिजनेस को दूसरे को हैंड ओवर कर सकते हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हो। पहला कॉपिंग, जो कॉपिंग करी थी पहले वो वही कर सकते हो, दूसरा आर्बिट्री अप्रोच, और तीसरी मैनेज्ड अप्रोच। जरूरी नहीं है कि आप ये वाला तरीका करो या फिर आपके लिए ये वाला गलत होगा या फिर ये वाला सही होगा, मैटर करता है सिचुएशन के ऊपर। कई बार अच्छा लगता है कि भाई जो सबसे बड़ा है उसको दे दो, क्योंकि छोटा जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। मान लो एक 5 साल का है और एक 25 साल का है, तो फिर भाई एल्डर जो होगा उस टाइम पे आर्बिट्री अप्रोच अच्छी रहेगी। दूसरी चीज मैनेजर अप्रोच का अच्छी रहती है, दोनों भाई बराबर बराबर के, फिर उसके बाद देखा जाएगा भाई उनमें से कौन सा ज्यादा उसके लायक है बिजनेस के, तो उसको अप्रोच को यूज किया जाएगा, मैनेजर अप्रोच को। आसान है, हाँ जी। और कॉपिंग अप्रोच में मान लो पहले बंटवारा किया गया तो आप बंटवारा कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके पास अप्रोच है जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आगे डिफाइन कर सकते हो बिजनेस को। शुरू करते हैं, अगला आता है भाई लास्ट टॉपिक और आपका चैप्टर खत्म, मेजर टू ओवरकम द फैमिली बिजनेस प्रॉब्लम्स। जो फैमिली बिजनेस की प्रॉब्लम्स होती है उससे ओवरकम कैसे है, उससे बाहर कैसे हैं। पहला सक्सेशन प्लान, यानी कि आपके बाद कौन बिजनेस चलाएगा उसका प्लान आपके पास होना चाहिए। अगला गेट टुगेदर, यानी कि लगातार फैमिली में हर महीने में या फिर 15 दिन के अंदर क्या करते रहो, गेट टुगेदर करते रहो, उनसे बातें करते रहो, ताकि बिजनेस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो ना पाए। आगे चलते हैं, आउटसाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो बिजनेस को चलाएंगे वो आउटसाइडर रख दो, ठीक है, क्योंकि अगर आप ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनोगे, आप ही बिजनेस के मालिक बनोगे, ठीक है भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखने के लिए बोला है तो बिजनेस का मालिक बाहर वाला बना दिया, लेकिन जो प्रॉफिट हो वो खाली आपके लिए काम कर रहा है सैलरी पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा आप ही में बांटोगे, ठीक है, हाँ जी। तो इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अगर मान लो खुद ही बन गए तो फिर अगर आपको लॉस हो गया तो फिर फैमिली मेंबर कह सकते हैं भाई तूने लॉस करवा दिया, तू ही झेल सारा लॉस, हो सकता है ना इस वजह से। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बार बार रख दो। शुरू करते हैं ट्रेनिंग, आप लोगों की ट्रेनिंग करवाओ, मतलब जितने भी अपने फैमिली मेंबर हैं उनकी ट्रेनिंग करवाओ कि किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से लॉस बचता है, किस तरीके प्रॉफिट बचता है, सही आइडियाज कैसे होते हैं, गलत आइडियाज कौन से होते हैं, ये सब चीजें। नो योर पर्पस, अपने पर्पस को पहचानिए, किस तरीके हमने बिजनेस चालू किया था, किस लिए हमारी फैमिली जो होती है वो काम कर रही है, इन सब चीजों के लिए, ठीक है। कीप लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन, यानी कम्युनिकेशन की जो लाइन है वो ओपन रखनी चाहिए, यानी कि अपने जो फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ऐसा ना हो कि वो दबा के बैठ जाए, बाद में बड़ा झगड़ा बन जाए उसकी वजह से, ठीक है। कम्युनिकेशन की लाइन ओपन रखो कि ऐसा ना हो कि भाई क्या बोलते हैं बाद में दिक्कत ये हो, ठीक है। तो इस वजह से जो छोटे बच्चे हैं या फिर जिसको किसी को दिक्कत हो रही है, कोई बड़ा इंसान है जिसको आपकी बातों से प्रॉब्लम है, आपके डिसीजन से प्रॉब्लम हो रही है, आप ओपन रखो कम्युनिकेशन की लाइन, सीधा जाके बात कर सकते हैं, ताकि कोई भी किसी से भी, ठीक है ना, अब बाद में अपॉइंटमेंट में या फिर ये सब ना लेना पड़े, सीधा जाके बात कर सकते हैं कि भाई आपके बिजनेस में ये दिक्कत हो रही है, तूने डिसीजन लिया था जिसकी वजह से ये लॉस हो गया, अब इससे आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो ऐसे डिसीजन ले सकते हो। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर एनवायरमेंट वाला, जिसको बोलते हैं भाई एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरमेंट। आसान है, हाँ जी। आपको मेरे को लगता है भाई वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है।
हाँ, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। ये प्लेलिस्ट पूरी बनती रहेगी इसी तरीके से। हाँ जी, नोट्स आपके बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको परचेज करना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हो। केवल व्हाट्सअप करना भाई, कॉल मत करना, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है भाई। हाँ जी, मेरे को लगता है समझ में आ गया वो सब चीज़। और अगर कोई डाउट्स है, कोई कमेंट्स आते हैं तो नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है जी। हाँ जी, बाइक की लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही दोगे, आराम तो कर दियो, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत ना आ रही है, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय।